स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन आपके टर्म 1 के लिए पूरे सिलेबस में से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा बनते हैं आपको एक वीडियो में करवाऊंगा। पूरे सिलेबस में जितने भी आपके चित्र आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है वो सब करवाऊंगा, कथन कारण वाले करवाऊंगा। आपकी मतलब एक तरीके से मौज आ जाएगी इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मार के टेलीग्राम पे। और वेबसाइट पे हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं, तो जो आप जाके पढ़ सकते हो www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। सबसे पहला प्रश्न जो है हमारे सामने, ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसको आइए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी के कारण मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं? ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन या फ्लूरीन। तो इसके अंदर जो हमारा आंसर है वो पोटेशियम हो जाएगा। इवन जब हमें मांसपेशियों से रिलेटेड कोई दिक्कत हो जाए, जैसे कि बहुत लोगों का मांस फट जाता है, तो ऐसे में डॉक्टर भी जो होते हैं वो पोटेशियम की टेबलेट्स रिकमेंड करते हैं। आइए फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घुटनों के टकराने की समस्या के इलाज के लिए जो व्यायाम है जो सही हो सकता है बहुत अच्छा, ठीक है, या कुछ और भी कुछ तरीके, घुड़सवारी करना, चलने वाले कैलिपर का उपयोग करना, ठीक है, या फिर गोमुख आसन करना, या फिर ये सभी। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, घुटनों के टकराने में हम सभी जानते हैं घुटने नजदीक आ जाते हैं, तो घुड़सवारी करना सही है। कैलिपर क्या होता है? जो इस व्यक्ति ने अपने पैरों में पहन रखा है इसको हम कैलिपर कहते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है सही। गोमुख आसन को भी हम ले सकते हैं इसमें, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य आसन विकृति गलत मुद्रा का कारण बनती है? ठीक है, एक आसन संबंधी विकृति जिससे हमारी मुद्रा सही ना मतलब रहे, वो क्या हो सकती है? चपटे पैर, गोल कंधे, धनुषाकार टांगे या स्कोलियोसिस। तो इसमें ये गोल कंधे जो होते हैं, राउंड शोल्डर्स, इसी के कारण हमारी मुद्रा जो है बिगड़ जाती है, तो हम कह सकते हैं ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अगला प्रश्न है अब हमारे सामने, दबाव की स्थिति में गलती कम करना तथा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, योजना, स्टाफिंग, पर्यवेक्षण या बजट कार्य। तो इसका आंसर योजना हो जाएगा। योजना गलतियों को कम भी करती है और लक्ष्य को प्राप्त करने में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। फिर आगे है, अधिकतम कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है? देखो मैं आपको मैक्सिमम एमसीक्यू कराऊंगा इस वीडियो में, पूरे टर्म 1 के आपके पूरे सिलेबस के, ठीक है। तो आपसे जो भी यहाँ पे आपके स्क्रीन में दिखे मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा और आप उनको याद कर लेना बहुत अच्छे से। तो साबुत अनाज, मछली से, वनस्पति तेल से या सूखे मेवा से? तो साबुत अनाज से हमें अधिकतम कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, हालांकि ज्यादातर इसके आंसर जो है मोस्टली आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है, ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जाकि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर लूँ। प्रोटीन के स्रोतों में क्या क्या शामिल है? मछली, पालक, आलू, खीरा। तो देखो इसमें मछली हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर है, आहार संतुलित तब होता है जब उसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट हो या दैनिक आवश्यकता को पूरा करने वाला हो। यस, ऑप्शन ख सही होगा। ऐसा आहार जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरी करे, जिसमें हमारे वृहत, ठीक है, और जो सूक्ष्म पोषक तत्व सभी शामिल हों उचित मात्रा में, ठीक है। आगे चलते हैं। संतुलित भोजन इसके लिए आवश्यक है, बीमारियों से बचाव के लिए, यस, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए यानी कि इम्यूनिटी बढ़ती है, यस, पोषण की पूर्ति के लिए, ये भी सही है। तो इनमें से प्रत्येक जो है ऑप्शन वो सही हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं अब हम। नीचे दिए गए दो कथनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? देखो आंसर तो है इसमें दिया हुआ, पर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा साथ के साथ ताकि आपको समझ आ जाए। कथन ये है, प्रोटीन कोशिका के निर्माण में जरूरी तत्व है। सही बात है, प्रोटीन ऊर्जा का एक स्रोत है। क्या आपको ये सही लगता है? तो इसमें ऑप्शन का है, क और ख दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या करता है। क और ख दोनों सही हैं, लेकिन ख का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है कि प्रोटीन कोशिका के निर्माण में जरूरी तत्व है, और उसके बाद लिखा हुआ है प्रोटीन ऊर्जा का एक स्रोत है। तो देखो हम इसमें ये कह सकते हैं कि ये इसका सही स्पष्टीकरण उस तरीके से नहीं करता, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत में जो हमने पढ़ा है वो हमने कार्बोहाइड्रेट सुना है, ठीक है, कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ऊर्जा का स्रोत ज्यादा माना जाता है, और कोशिका के निर्माण में प्रोटीन को हम रखते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम।
प्रोटीन एक पोषक तत्व के रूप में क्या कार्य करता है? शारीरिक अंगों की वृद्धि एवं नई कोशिकाओं का निर्माण। यस, तो यही है इसका आंसर। हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन से हमारे मसल्स बढ़ते हैं, हमारे नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखो मिलान करना है हमें, तो इसमें हमें मिलान करना है। पहला इसमें दिया हुआ है एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है। तो एंटीबॉडीज जो है प्रोटीन उत्पन्न करता है, हम सभी जानते हैं। आंतरिक अंगों को सुरक्षा देता है, तो ये हमारा जो वसा होता है फैट, ये सुरक्षा देता है। फिर है हड्डियों व दांतों के लिए आवश्यक कैल्शियम हो जाएगा। रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लोहा यानी कि आयरन जरूरी होता है। तो इस तरीके से हमने इसका मिलान भी कर लिया है। आगे देखते हैं, ये मैक्रो मिनरल का उदाहरण है। ठीक है, फास्फोरस, तांबा, आयोडीन या लोहा यानी कि आयरन। तो इसमें फास्फोरस इसका सही आंसर हो जाएगा। शरीर को विटामिन और खनिज की आवश्यकता होती है क्योंकि शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, उपापचय क्रिया में मदद करते हैं, शरीर के अंगों को इंसुलेट करते हैं या शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं। तो विटामिन और खनिज जो है हमारे, वो क्या करते हैं, हमारे उपापचय क्रिया में मदद करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, और हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा ये जो है जरूरी होते हैं। आगे देखते हैं, शरीर के विकास, ऊर्जा और रखरखाव के लिए आवश्यक क्या है? पोषक तत्व, वसा, कैलोरी या कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें पोषक तत्व इसका सही आंसर होगा। जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, हमारे शरीर के विकास के लिए भी, हमें एनर्जी के लिए भी, जो मिलने के लिए जो सोर्स होता है वो पोषक तत्वों से ही मिलती है एनर्जी। अब आगे देखते हैं, कथन कारण दिया हुआ है। ठीक है, कथन है गैर पोषक तत्वों से हमारे शरीर को कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ठीक है, सही बात है। हमें फाइबर का प्रचुर मात्रा में उपयोग करना चाहिए। जी नहीं, इतना उपयोग भी नहीं करना चाहिए फाइबर का, उतना करना चाहिए कि डेली, हाँ जरूरी है फाइबर हमारे लिए, पर ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा उसका उपयोग करें। ठीक है, तो का तो सही है लेकिन कारण इसका सही नहीं, मतलब एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो इसका सही स्पष्टीकरण ये नहीं देता। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो का और खा दोनों सही है, लेकिन ख जो है वो का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। आगे बढ़ते हैं अब हम। बीएमआई 30 को बीएमआई की किस श्रेणी में रखा जाता है? मोटापा 1, अधिक भार, मोटापा 2 या स्वस्थ भार। तो ये मोटापा 1 में आ जाएगा बीएमआई 30। स्वस्थ भार यानी कि जो एक आइडियल वेट माना जाता है उसको, मतलब स्वस्थ भार को नियंत्रित करने का तरीका क्या हो सकता है? अगर आपको अपना वेट मेंटेन रखना है, नियमित शारीरिक क्रियाएं करेंगे, है ना, ये इसका आंसर है। क्योंकि अगर हम डेली एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो हमारा जो शारीरिक भार है वो कंट्रोल में रहेगा। अब देखते हैं अल्प आहार के नुकसान। क्या नुकसान हो सकता है अल्प आहार से? शरीर का भार कम होना, शरीर का भार अधिक होना, ये तो नहीं हो सकता। शरीर के भार में कोई परिवर्तन ना होना, उचित लक्ष्य प्राप्त ना होना। नहीं, नुकसान इसका यही है भाई, शरीर का भार कम हो जाता है, खाना पीना छोड़ दोगे तो बिल्कुल ऐसे हो जाओगे। ठीक है, बहुत नुकसान होगा आपके शरीर को। सिर दर्द, उल्टी, पेट दर्द, दस्त लगना, ये कब होता है? खाद्य असहनशीलता, जब भाई हद से ज्यादा खा लोगे, पचेगा नहीं तो वो क्या होगा, यही सब होगा। मिलान करते हैं अब हम। खाद्य असहनशीलता, तो इसमें क्या हो सकता है? उल्टी आना, आहार संबंधी मिथक यानी कि गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी, खाने के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए, ये भ्रामक जानकारी हो गई। फिर हमारा है अल्प आहार, शरीर के भार में कमी, बीएमआई 24, स्वस्थ भार 25 के अंडर हम स्वस्थ मानते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा मिलान। फिर एक और कथन कारण का प्रश्न देखते हैं हम। अधिक मीठा खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, मीठा खाने से मधुमेह होता है। तो देखो, सिर्फ मीठा खाने से नहीं होता मधुमेह, ये तो हमें मानते हैं कि मीठा ज्यादा स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता, पर ये तो कहीं भी ऐसा फैक्ट नहीं है कि सिर्फ मीठा खाने से ही मधुमेह होता है। तो हम कह सकते हैं का तो सही है परंतु खा गलत है। ठीक है, ये दोनों सही नहीं है, इसमें सिर्फ पहला वाला सही है। फिर है कौन सा विकास गामक विकास है? अस्थियां तथा मांसपेशियां, इंद्रियों के अंग, विकार का विकास, आसन संबंधी विकृति। तो हम पढ़ते हैं ना गामक विकास में मांसपेशियों का विकास, हस्तियों का विकास, है ना। फिर हो जाएगा बच्चों में गामक कौशल विकास कितने प्रकार के होते हैं? 2 हो जाएगा इसका आंसर। चित्रकारी, बॉल पकड़ना किसका उदाहरण है? स्थूल गामक विकास, सूक्ष्म गामक विकास। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, छोटी मांसपेशियां, चित्रकारी में कोई हमारा कोई बड़ी मांसपेशी नहीं लगती, तो सूक्ष्म गामक कौशल विकास में आ जाएगा। अब आगे हमें चुनाव करना है सही मिलान। स्थूल गामक क्रियाएं
ठीक है, स्थूल गामक यानी कि जिसमें बड़ी मांसपेशियां लगे, दौड़ना कूदना। फिर है सूक्ष्म गामक क्रियाएं, इसके अंदर आपका चित्रकारी, बॉल पकड़ना भी हमने पढ़ लिया। प्रारंभिक अवस्था, तो ये 3 से 6 वर्ष हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा मिलान हो गया इसका। शिशु काल में बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे छोटे होते हैं जब वो नकल करते हैं ना, देख देख के, और ऐसे सीखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बाल्यावस्था में बच्चों का व्यवहार सबसे अधिक प्रभावित होता है, मित्रों से, विद्यालय से, परिवार से, या सभी छात्रों से? तो परिवार से बच्चा पहला सीखता है, पहला टीचर उसका परिवार होता है बच्चे का। परिवार से जैसे इसको संस्कार मिलेंगे वैसा ही वो बच्चा आगे जाता है। किशोरावस्था में व्यायाम क्या सहायता करता है? क्या होता है किशोरावस्था में अगर आप एक्सरसाइज करो? हृदय तथा फेफड़े संस्थान को मजबूत बनाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को और दिल को ये मजबूत करता है। सही बात है भाई, यही इसका आंसर भी है, क्योंकि जब आप कार्डियो एक्सरसाइज करते हो तो आपके दिल को काफी मजबूत करता है और साथ ही साथ फेफड़ों को भी मजबूत करता है। विकृति का अर्थ क्या होता है? विकृति, विकृति का अर्थ होता है आपकी मांसपेशियों के आकार में खराबी आ जाना। ठीक है, मांसपेशियों के आकार में जब खराबी आ जाती है तो ये हमारी विकृति हो जाती है। आसन संबंधी विकृतियां भी होती हैं, जैसे पीछे का कुबड़। ठीक है, जैसे ये रीढ़ की हड्डियों का झुकाव अगर आगे की ओर, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि किस आसन संबंधी विकृति में रीढ़ की हड्डियों का झुकाव आगे की ओर हो जाता है। ठीक है, पीछे का कुबड़, आगे का कुबड़, चपटे पैर, लंब का घुमाव बाहर की तरफ। ठीक है, इस तरीके से ही हो जाएगा। फिर है किस आसन संबंधी विकृति में रीढ़ की हड्डी सी या एस आकार बना लेती है? पीछे का कुबड़, आगे का कुबड़, घुटनों का टकराना, या स्कोलियोसिस? तो स्कोलियोसिस में आपकी जो है हड्डी कैसी हो जाती है? ठीक है जी, रीढ़ की हड्डी सी या एस आकार की बन जाती है हमारी, तो ये भी आसन संबंधी विकृति है भाई हमारी। चपटे पैर का कारण क्या है? पैर की मांसपेशियां कमजोर होना, यस। सही प्रकार के जूते या अत्यधिक भार, ये भी सही है। स्वास्थ्य मांसपेशियों का होना, ये पॉइंट गलत है, तो इसका लास्ट वाला सही हो जाएगा, आ तथा ब दोनों, यानी कि पैर की मांसपेशियां अगर कमजोर होती हैं तो हमारे पैर चपटे हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम सही प्रकार के जूते अगर नहीं पहनते और अगर हमारा भार ओवरवेट हो तो भी हो सकता है ये। अब आपको कुछ चित्र आधारित प्रश्न करवाता हूं। ये तो होती है नॉर्मल रीढ़ की हड्डी, ये होती है काइफोसिस वालों की, पीछे को कुबड़। तो ये चित्र याद रखना, ये अगर आता है तो ये इसको हम पीछे को कुबड़ कहते हैं। ठीक है, अब अगर ये चित्र आता है पेपर में तो इसको हम कहते हैं स्कोलियोसिस। ठीक है, ये चित्र जो भी आज की इस वीडियो में आप देखोगे ना, आपके टर्म 1 के हिसाब से यही है, इससे बाहर एक चित्र नहीं आएगा, सब कुछ यही आएगा जो भी आएगा। फिर इसको हम धनुषाकार टांगे कहते हैं। ठीक है, बोल एक्स। अब आगे देखते हैं, भारत में महिलाओं की कम भागीदारी के कारण क्या है खेलों में? तो इसके अंदर एक तो कम शारीरिक पुष्टि, फिटनेस थोड़ी सही नहीं होती, अशिक्षा भी एक कारण है। ठीक है, तो ये अ और ब सही हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। भारत में महिलाओं की भागीदारी के सुधारात्मक उपाय, सुधार क्या हो सकते हैं? अच्छी कानून व्यवस्था, यस, कानून थोड़े सही करें। महिला आदर्श, बहुत सारे ऐसे आइडियल बने हमारे सामने, प्रेरणा स्रोत बने। ठीक है, कि महिलाएं कुछ करके दिखाएं, मैरी कॉम ठीक है, मीराबाई चानू, ऐसी महिलाएं जो आदर्श बने समाज के लिए, जिनको देख के महिलाएं भागीदारी लें। आगे देखते हैं, देखो अब हमारे सामने, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल वाला भी करवा देता हूं प्रश्न। सुनील एक छठी कक्षा का छात्र है तथा वह चपटा पैर की विकृति से पीड़ित है, उसके पैर चपटे हैं, इसलिए वो तेज दौड़ भी नहीं पाता। स्कूल में होने वाली मेडिकल परीक्षा के दौरान जब मेडिकल हुआ तो सुनील को इस विकृति को सुधारने के लिए जूते का सुझाव दिया गया तथा सुधारात्मक व्यायाम भी बताया गया कि ये एक्सरसाइज करो। तो अब हमें एक केस स्टडी करनी है थोड़ी सी, इसके प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर प्रश्नों को देखें। स्कूल के शारीरिक शिक्षक ने सुनील को कौन सा व्यायाम करने को कहा? एड़ी पर चलना सही है, पंजों पर चलना सही है, पंजों से पत्थरों को उठाना ये भी सही हो सकता है, तो सभी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित व्यायाम में से कौन सा व्यायाम सपाट पैरों के लिए नहीं है? घुड़सवारी, रस्सी पर चढ़ना सही है, पंजों को ऊपर नीचे करना सही है, एड़ी को ऊपर नीचे करना सही है, लेकिन ये घुड़सवारी का क्या मतलब है भाई चपटे पैरों से? सुनील गोल कंधों से भी ग्रस्त है, तो ऐसे में भाई चक्रासन होता है, याद रखना गोल कंधों के लिए सबसे बेस्ट जो आसन है वो चक्रासन है। अब हमें मिलान करना है 600 मीटर दौड़, पैदल चाल। ठीक है, तो ये जो है क्या बताती है, उसके बाद देखते हैं सिट एंड रीच परीक्षण, ये हमारा क्या बताता है, पुशअप्स जो हैं ये क्या बताते हैं, और उसके बाद जो है आपका 4x10, ठीक है 4x10
शटल दौड़, ये आपकी चपलता को बताएगी। ठीक है, पुशअप्स जो आप करोगे आपकी मसल्स को बताएंगे। उसके बाद सिट एंड रीच परीक्षण आपकी मांसपेशियों को देखेगा। और 600 मील दौड़ और पैदल चाल आपकी सहन क्षमता को बताएगा, एंड्योरेंस। तो ये हो गया इसका मिलान। आंशिक या पार्शियल कर्लप परीक्षण मापन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, पार्शियल कर्लप, मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो ये हमारे उधर एब्डोमेन की शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, एथलीट गति या एथलीट त्वरण किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये होती है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, इसके द्वारा मापी जाती है। संशोधित यानी कि इसमें कुछ बदलाव करके पुशअप्स के टेस्ट में जो परीक्षण किया जाता है वो किसके लिए होता है? लड़कियों के लिए होता है। ठीक है, फिर है कथन कारण। सीट और रीच परीक्षण लचीलापन मापने के लिए है। उसके बाद सीट और रीच परीक्षण का उद्देश्य व्यक्ति के अधिक से अधिक दूर पहुंचने की क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो क्या आप इसका आंसर बता सकते हो कमेंट में? तो आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। जब तक हम कुछ इमेज वाले करते हैं प्रश्न। तो पहला है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, तो ये फोटो याद रखना, ये स्टैंडिंग ब्रॉड जंप की है, पेपर में आ सकती है। उसके बाद शटल रन की फोटो भी देख लो, ये शटल रन है आपकी। ठीक है, जाना आना जाना आना, ये आ सकता है पेपर में। फिर ये क्या है आपका? ठीक है, बैठ के जो आपसे रीच परीक्षण करवाया जाता है, ये वो वाला हो जाएगा आपका। उसके बाद ये देखो आर्शियल, ये आंशिक या पार्शियल कर्लप इसको कहते हैं। फोटो आ सकता है, याद रखना। ठीक है, सारे इमेजेस करवा दूंगा आज मैं आपको जितने भी हैं आपके। उसके बाद जिगजैग रन। ठीक है, जिगजैग रन में ये हो जाएगा आपका मेडिसिन बॉल थ्रो, इसमें ये फोटो आप याद रखना, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, फोटो अगर आप याद करोगे तो बहुत फ्री के नंबर बना लोगे आप। ठीक है अपने। अब देखते हैं जिगजैग दौड़ के लिए मैदान का मापन क्या होना चाहिए? 16x18, 16x10, 15x10 या 16x12। तो 16x10 हो जाएगा। लड़कों के लिए मेडिसिन बॉल थ्रो का वजन 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो। ठीक है, तो 3 किलो इसका आंसर है। उसके बाद मिलान करना है अब हमें मेडिसिन बॉल लड़कों के लिए। ठीक है, ये क्या है हमने अभी देखा है भाई, 3 किलो, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर दूसरा है जिगजैग रन। ठीक है, जिगजैग रन हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर है आपका विराम घड़ी 5 ऑब्स्टेकल। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेक ऑफ लाइन होती है जहां से आप ऊपर कूदते हो। मेडिसिन बॉल लड़कियों के लिए, इसमें 1 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको मिलान भी करा दिया है मैंने टेस्ट से रिलेटेड। अब देखो ये फोटो आ सकता है हार्वर्ड स्टेप परीक्षण का, अच्छे से देख लीजिए, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण। फिर एक और मिलान है, अब इसको भी देख लेते हैं भाई। बाजू मोड़ने का परीक्षण, ऊपर भाग की शक्ति। दूसरा है फिर बैक स्ट्रेच या बैक स्क्रैच परीक्षण, ऊपरी भाग यानी कि कंधों की लचक। 6 मिनट चाल परीक्षण, ये हो जाएगा आपका हृदय वाहिका पुष्टि। उसके बाद चेयर एंड सीट रीच परीक्षण, शरीर के निचले भाग की लचक। तो ये हो गया हमारा मिलान एक और परीक्षणों से रिलेटेड। रिकली व जोन्स वरिष्ठ नागरिक परीक्षण को कब विकसित किया गया? 2001 में किया गया। वरिष्ठ नागरिक के लिए कुर्सी के द्वारा शक्ति के मापन में कुर्सी की ऊंचाई कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर, 42 या 44? तो 44 सेंटीमीटर ऊंचाई होती है कुर्सी की, जिससे ये मापन किया जाता है। रिकली और जोन्स किसके लिए प्रयोग में किया जाता है? ये वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण है, तो हम सभी जानते हैं घ इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 मीटर पैदल चाल हमारी सहन क्षमता को मापती है। नीचे दिए गए तथ्यों में से किसको 8 फुट और गो परीक्षण का प्रयोग होता है? शक्ति। ठीक है, उसके बाद है कथन कारण। रिकली और जोन्स, रिकली और जोन्स सन 2002 में वरिष्ठ नागरिक परीक्षण ये विकसित किया गया, नहीं, गलत है। कारण वरिष्ठ नागरिक केवल वरिष्ठ नागरिकों की फिटनेस क्षमताओं को मापने के लिए है, ये सही है। तो ए गलत है, आर जो है सही है, तो हमारा घ सही हो जाएगा यहाँ पे। 2001 में हुआ था ना भाई, अभी हमने पढ़ा था ये। अब ये चित्र देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी इसमें से देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। बैक स्ट्रेच परीक्षण आपके सामने है, जिसमें हाथों को पीछे ऐसे मिलाया जाता है। चेयर स्टैंड परीक्षण, कुर्सी पे बैठना, खड़े होना। बाजू मोड़ने का परीक्षण, बैठ के ये डंबल को ऊपर नीचे करना, है ना। उसके बाद है चेयर सिट एंड रीच परीक्षण, कुर्सी पे बैठ के पैरों को छूना अपने, ये फोटो भी आ सकता है। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जीव यांत्रिकी का महत्व नहीं है?
तकनीक का विकास, फिर इसके अंदर आंसर दिया हुआ है इसका मानव शरीर क्रिया विज्ञान को समझने में। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जीव यांत्रिकी का संबंध है क्रियाओं में शामिल मांसपेशियों को समझने में या मानव शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को प्रभावित करने वाली शक्तियों का अध्ययन। यस, यही तो करते हैं। क्या क्या वो चीजें हैं जो हम क्रियाएं करते हैं, उनको जो प्रभावित करने वाली जो भी हमारी शक्तियां होती हैं उसकी हम स्टडी करते हैं इसके अंदर। ठीक है, जीव यांत्रिकी के अंदर। अब कथन कारण देख लेते हैं। जीव यांत्रिकी गति और गति के मतलब जीव यांत्रिकी गति और गति के कारण से संबंधित है। उसके बाद मानव शरीर पर यांत्रिकी के नियम सिद्धांत लागू नहीं होते। भाई क्यों लागू नहीं होते? होते हैं लागू। शरीर का मशीन के रूप में अध्ययन किया जाता है पूरा। तो इसमें हमारा ए तो सही है लेकिन आर गलत है, तो हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखो ये भी इमेज आते हैं। फ्लेक्शन, बाजू को खोलना, एक्सटेंशन, बिल्कुल देखो आप यहाँ पे देखोगे ऐसे थी ये बाजू, ऐसे हो गई। उसके बाद है एबडक्शन, ठीक है आप देख सकते हो, और एडक्शन भी आपके सामने है। तो ये इमेज याद रखना, ये सभी इमेज आपके पेपर के लिए जरूरी है, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं आपको। कोहनी का मोड़ना, जब हमारे हाथ छाती की ओर जाते हैं, फ्लेक्शन। ठीक है, कोहनी को मोड़ना, फ्लेक्शन, देख रहे हो ना। उसके बाद हाथ को बराबर से इस प्रकार से खोलता है कि हाथ शरीर की मदद से मदद जो है मध्य रेखा से दूर जाता है, एबडक्शन। एबडक्शन देखो मध्य रेखा से दूर जाता है। उसके बाद आगे है कथन कारण। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन गति के प्रकार हैं। शरीर के अंगों का मध्य रेखा की ओर निकट आना एडक्शन कहलाता है। ठीक है, शरीर के मध्य रेखा के निकट आना एडक्शन कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से ये इसमें दिया हुआ है। लेकिन इसके अंदर आप देखोगे तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन ये तो गति के प्रकार हैं, लेकिन इसके अंदर हमारा स सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आर गलत है। अब उसके बाद आगे एक और दिया हुआ है यहाँ पे, न्यूटन के गति के 3 नियम है। गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जो भी हम क्रिया करते हैं उसकी बराबर प्रतिक्रिया आती है। बॉल दीवार पे मारोगे तो दीवार पे लग के वापस बॉल आएगी। तो ये सही है, दोनों कथन कारण दोनों सही दिए हुए हैं इसके अंदर। एक और कथन कारण, घर्षण वह बल है जो तब पैदा होता है, ठीक है, जब दो वस्तुओं की सतह आपस में संपर्क में आए। सही है। कुएं को धकेलने को स्थिर घर्षण कहा जाता है। जी नहीं, ये इसका कोई ऐसा स्पष्टीकरण नहीं देता ये। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमारा क सही हो जाएगा। वह बल जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच होने वाली सापेक्ष गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, वह बल जो किसी दो वस्तुओं के बीच होने वाली सापेक्ष गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल, जब दो वस्तुओं की सतह संपर्क में आती है उनके बीच सापेक्ष गति का प्रयास तो किया जाता है परंतु सापेक्ष गति नहीं होती, ये है स्थिर घर्षण आपका। ठीक है, और इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा दिए हैं और करवाऊंगा भी, जो एपिसोड है और आएंगे। तो जितना आज मैंने कराया है आपके पूरे सिलेबस से जो बनता था इंपॉर्टेंट वो सब करवा दिया है। चित्र इसमें इंक्लूड हो गए हैं, अभिव्यक्ति और जो कथन कारण है अभिकथन वाले वो भी करवा दिए हैं। तो जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आप सभी को कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।